नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने अपने व्यूअर्स को, आप लोगों से कहा ही था कि मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछिए जिससे कम्युनिटी का फ़ायदा हो या उस व्यक्ति का या उन लोगों का फ़ायदा हो जो जेन्युइन इनर वर्क कर रहे हैं। तो कल की चैनल लिंक्स पे दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस किसी ने पूछे हैं और देखिए, सवाल देख के ही हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना लेवल तक, कितना आगे तक सोच सकता है, कितनी आगे तक पहुंचा है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे बहुत जेन्युइन लगा और बहुत अच्छा है कम्युनिटी के लिए, वो ये है कि हु लिसन्स टू चैनलिंग्स, रनर्स और चेजर्स। क्वेश्चन ये था कि चैनलिंग्स हम चेजिंग एनर्जी में सुनते हैं या नहीं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है, कई लोगों को ये बहुत स्ट्रांगली लगता है, या हो सकता है उन्हें डाउट भी हो इस बात पे, क्योंकि जब वो कंटेंट, अच्छा कंटेंट सुनते हैं, सही कंटेंट सुनते हैं, तो उनको लगता है हाँ शायद मैं भी रोमांटिक वे में ही ट्विन फ्लेम जर्नी को ले रहा हूँ या ले रही हूँ। बट रोमांटिक होती नहीं है, ये स्पिरिचुअल और साइंटिफिक होती है, जैसा मैंने पहले भी कहा है। और प्यार तो एक साइंटिफिक चीज़ है, प्यार लिटरली एक साइंटिफिक चीज़ है। ये पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लव की एनर्जी। लव को अगर अंडरस्टैंड करना है तो उसको आपको साइंटिफिकली ही समझना पड़ेगा। जस्ट लाइक एन एनर्जी, इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी। जो इस फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाता है, जो इस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाता है, फिर वो चीज़ें एक्सपीरियंस करता है जो टोटली सत्य होती हैं, क्योंकि लव इज़ ऑल्सो ट्रुथ। अब पूरी दुनिया में तो नकली लव फैला हुआ है, नकली प्यार फैला हुआ है। तो जिन लोगों को, जिन बच्चों को बचपन में असली प्यार नहीं मिला, सही प्यार नहीं मिला, माता पिता का दुलार नहीं मिला, उनके केयर गिवर्स का दुलार नहीं मिला, तो वो बड़े होके फिर इस प्यार को इधर उधर ढूंढते हैं। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम इंटीमेसी की वजह से आती है। जिन बच्चों को उनके माता पिता ने बचपन में हग नहीं किया होता, किस नहीं किया होता, बहुत इग्नोर किया होता है, उनकी किसी बात का कभी सही जवाब नहीं दिया होता, या कहते हैं कि उनकी जो असली अंदर उनके टैलेंट्स होते हैं या गुण होते हैं, जो आध्यात्मिक गुण होते हैं, उनको हवा नहीं दी होती है, और बार बार उनको संसार के जो आप कह सकते हैं झूठे दिखावे हैं या दुनियादारी करने वाली बातें हैं, लोगों को प्लीज़ करो, हर किसी को प्लीज़ करो, और सबसे ज़्यादा तो उनको प्लीज़ करो। और जिनके माता पिता उनका डायरेक्टली केयर गिवर्स नहीं होते उनके, तो उनके दादा दादी हो सकते हैं, स्टेप पेरेंट्स हो सकते हैं, सौतेली माँ, सौतेले बाप। अब आप सोचेंगे कि सौतेले माँ बाप तो चलो फिर भी बुरा कर सकते हैं, सगे माँ बाप कैसे बुरा करते हैं? देखिए, वो कोई जानबूझ के कोई किसी के साथ बुरा नहीं करता। माता पिता खुद एक कह सकते हैं कि एक तरह से सोसाइटी की वजह से प्रताड़ित होते हैं। वो भी विक्टिम्स होते हैं इसी सोसाइटी के। जो उनके माता पिता ने उनको सिखाया होता है, उनको दिया होता है, वही वो आगे पास ऑन कर देते हैं। अनजाने में कभी करते हैं, कभी जानबूझ के करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, बहुत से माता पिता अपने बच्चों को ज़बरदस्ती कुछ ऐसी पढ़ाइयाँ करा देते हैं जो उनके हिसाब से सही होती है। जैसे कि ज़बरदस्ती बच्चों को इंजीनियरिंग करा दी, या डॉक्टर की पढ़ाई करा दी, या कोई और ऐसी चीज़ करा दी, और बच्चे का उसमें कभी भी मन नहीं होता। तो वो जब भी माता पिता से पूछता है कि आप मुझे ये क्यों करा रहे हो, या मुझे ये नहीं करना, तो वो कहते हैं कि ऐसा तुम करो, ऐसा करोगे तो तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, ऐसा करोगे तो सोसाइटी में हमारी इज्जत रहेगी। तो कई दफ़े जो बच्चे होते हैं वो मन मार के चीज़ें कर देते हैं, क्योंकि माता पिता का पूरा जो फोकस होता है वो सोसाइटी की तरफ होता है कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया की नज़र में तुम्हारी वाहवाही होनी चाहिए। इसीलिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी बच्चों को भी स्ट्रांग होना होता है ताकि वो अपने माँ बाप को भी दिखा सकें कि ये जो दुनिया है ना, ये ऐसी नहीं है जैसा आप सोचते हो। कई बार माता पिता इतने इनोसेंट होते हैं, विक्टिम्स होते हैं वो भी। नार्सिसिज्म तो होता ही है, देखिए फुल ऑन होता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस जर्नी की सबसे बड़ी जो ब्लॉकेज है वो नार्सिसिस्टिक अपब्रिंगिंग ही है, या नार्सिसिस्टों के द्वारा की गई अपब्रिंगिंग है। अब खास तौर से मान लो अगर बच्चा उस टाइप का नहीं है, बच्चे के भी तो पिछले कर्म देखे जाते हैं, पिछले जीवन देखे जाते हैं, उसकी आत्मा किस लेवल पे पहुंची, ये सब देखा जाता है। तो अगर उसकी आत्मा काफ़ी एडवांस्ड है, एक एडवांस सोल ने मान लीजिए एक सांसारिक घर में जन्म ले लिया, एक ऐसे घर में जन्म ले लिया जो दिन रात डरते हैं, दिन रात नेगेटिव रहते हैं, दिन रात रोते हैं, हमेशा क्या बुरा है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और क्या अच्छा उस पर ध्यान नहीं देते। अगर बच्चे ने ऐसे घर में जन्म ले लिया और वो अंदर से एक एडवांस सोल है, एक आध्यात्मिक लेवल का बच्चा है,
तो उसको तो वहाँ पे बहुत घुटन होएगी, क्योंकि वो जो भी करना चाहेगा उसको हमेशा दूर किया जाएगा उस चीज़ से, और संसार की जो आग है उसमें उसको धक्के मारे जाएंगे कि तू जा, तू ये कर, तू वो कर। ठीक है। और कई बार जैसा मैंने देखा हेल्पलेस पेरेंटिंग, जिसमें कि माता पिता अपने आप को बहुत हेल्पलेस समझते हैं, हर वक्त हमेशा रोना धोना, हमेशा बच्चों के आगे, हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना। कभी भी बच्चों के आगे, छोटे बच्चों के आगे किसी भी माँ बाप को अपनी दुख भरी दास्तानें नहीं सुनानी चाहिए। इससे उस बच्चे के अंदर एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, एक ट्रॉमा बॉन्ड बन जाता है और एक ट्रॉमा भी आ जाता है। अभी मैंने आपको बताया एक बहुत ही एक्सट्रीम केस बताया जो बहुत आजकल नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 ट्रेंडिंग में चल रहा था, जो है जेफरी डामर का केस। और एक वीडियो भी मैंने डाला है अपने एक और चैनल में, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। उस चैनल पे मैं हॉलीवुड और बॉलीवुड की इन्हीं चीज़ों को एनालाइज करके एक स्पिरिचुअल वे में लोगों को शेयर करती हूँ, ताकि रियलिटी और इल्यूजन के बीच में एक ब्रिज क्रिएट हो सके। और हमें रियलिटी और इल्यूजन के बीच में कोई ब्रिज आने जाने के लिए क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ इसलिए क्रिएट करना है कि लोगों को ये पता चले कि उस तरफ, ब्रिज के उस तरफ इल्यूजन है और इस तरफ रियलिटी है। तो एक क्लियर डिमार्केशन बनाने की कोशिश की गई है उस चैनल में। तो धीरे धीरे और कंटेंट आता जाएगा। तो उसमें भी मैंने यही बताया कि 2-3 चीज़ें होती है। एक, खुद की सोल। आप जैसे कर्म करके इस धरती पे आए हो, आपको वैसी ही लाइफ मिलेगी, वैसे ही पेरेंट्स मिलेंगे, वैसे ही भाई बहन मिलेंगे, वैसे ही दुनिया के समाज के लोग मिलेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे केवल आध्यात्मिक जर्नी करने आए हो, आध्यात्मिक ग्रोथ करने आए हो, तो वही जो आपको बुरे लगते हैं, जो आपको कोसते हैं, जो आपको समझते नहीं है, वही आपका वरदान है एक्चुअली, क्योंकि उनकी वजह से ही आप आध्यात्मिकता में जाओगे। तुलसीदास जी, जिन्होंने इतनी अच्छी रामचरितमानस लिखी है, उनकी माँ ने उनको जन्म देते ही छोड़ दिया था। जन्म देते कि बच्चे को, छोटे बच्चे को छोड़ दिया, क्योंकि किसी पंडित ने ये बोल दिया कि अगर तुम इस बच्चे के साथ रहोगी तो तुम मर जाओगी, तुम्हारे जीवन पे संकट आएगा। अब वो माँ डरपोक थी, डर के मारे छोड़ दिया। या ये कह सकते हो कि उसको अपना जीवन ज्यादा प्यारा था, राइट। लेकिन तुलसीदास को देखिए, वो आज भी अपनी माँ को इतने प्यार से बुलाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी प्यारी माँ है, ये मेरी प्यारी माँ, क्योंकि ये माँ ना होती तो मैं अपने राम से कैसे मिलता, मैं अपने श्री राम से कैसे मिलता, मुझे कैसे सत्य का ज्ञान होता। जो लोग राम नाम सत्य है मरते वक्त बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते ताकि उस टाइम जो आत्मा जो मर जाती है, शरीर से छूट जाती, निकल जाती है, वो आत्मा ये बात सुन सके और नए जन्म में ऐसा घर ढूंढे या ऐसा स्थान ढूंढे, ऐसी फ्रीक्वेंसी ढूंढे जिसमें राम नाम का ही दिन भर गुणगान होता हो, या उसके जीवन में राम नाम कैसे भी उतर जाए। ये सबसे साइंटिफिक चीज़ है। मैं आपको जो भी आज शेयर कर रही हूँ, ये आने वाले समय में इतना ज़्यादा पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि आप खुद बोलोगे कि अरे वाह, ये बात तो पहले से बोली गई थी। राम नाम अब बहुत फैलने वाला है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, समय का पहिया आगे बढ़ेगा, बहुत सारे आध्यात्मिक लोग इस नाम की तरफ, इस ध्वनि की तरफ आकर्षित होंगे। क्योंकि देखिए, राम का नाम जो है वो सतयुग से बोला जा रहा है। त्रेता में भगवान पैदा हुए थे, पर नाम तो पहले से जप रहे हैं, क्योंकि राम से भी बड़ा राम का नाम है। चक्र अलाइनमेंट या चक्र स्टडीज जिसने भी करी है, मेरी एक थेरेपी है चक्र अलाइनमेंट, जो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक चलती, इट्स लाइक अ कोर्स। उसमें भी मैं लोगों को यही समझाती हूँ कि हर चक्र की एक ध्वनि होती है, और आप उस ध्वनि को बार बार जब जपते हैं तो वो चक्र आपका अनब्लॉक हो सकता है, हो जाता ही है इनफैक्ट। लेकिन राम नाम एक ऐसी ध्वनि है जिससे सारे चक्र एक साथ अनब्लॉक हो जाते हैं। तो क्यों ना हम उसी ध्वनि को बोलें, बार बार उसी का चैंट करें, जिससे साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है। देखिए, जो अगर आप टेक्नोलॉजी और ये वेस्टर्न साइंस या इवन जो आजकल का साइंस है उसमें जाएंगे तो वो तो कुछ प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो आत्मा और परमात्मा को ही नहीं मानते। वो तो अभी तक ये नहीं मानते कि सोल मरने के बाद कहाँ जाती होगी या कहाँ से आती है। वो अभी भी बायोलॉजिकल वे में ही उसे देख रहे हैं कि अगर ऐसा होगा, 2 ऐसे मिलेंगे, स्पर्म और एग मिलेगा तो एक बच्चा क्रिएट होगा, बच्चा क्रिएट होगा, फिर वो बड़ा होगा। वो ये नहीं सोचते कि उस बच्चे में जो जीवन है, जो उसके अंदर जो आत्मा है, वो कहाँ से आई। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर को क्लियरली समझाती हूँ कि जैसा मैंने कहा, या तो अत्यधिक प्यार या तो बहुत कम प्यार। कई लोगों के जो माता पिता हैं वो उनको हद से ज्यादा पैम्पर करते हैं, बच्चों को हद से ज्यादा इतना पैम्पर कर देते हैं। हर चीज की एक लिमिट होती है, जो हद से ज्यादा पैम्पर करते हैं, क्योंकि हर चीज हग्स और किसेस से नहीं बनती, हर चीज शारीरिक टच से नहीं बनती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वार्तालाप के थ्रू, कॉन्वर्सेशन के थ्रू बनती हैं। इसीलिए देखा गया है कि जितने भी रनर्स और चेजर्स होते हैं, जब वो किसी भी रिलेशनशिप में घुसते हैं
तो वो कॉन्वर्सेशंस तो ज़्यादा करते ही नहीं है। जहाँ कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं वहीं लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। सामने वाला बंदा आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और आपको उसकी बात सही नहीं लगती, राइट। पहला तो सीधा ही आकर्षण होता है, फिजिकल अट्रैक्शन, या उस बंदे के ऐसे हाव भाव या उसकी ऐसी बातें जो इनको लगता है कि ये बंदा जो है या ये बंदी है, ये लड़का या लड़की जो भी मेरी लाइफ में आएंगे, ये मुझे बहुत प्यार करेंगे, सच्चा प्यार करेंगे। अब उनकी भी प्रोग्रामिंग हो रखी होती है, आपकी भी। वो रनर की प्रोग्रामिंग में, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा लव और एक्स्ट्रा पैम्परिंग और हर बात पे हाँ हाँ उनको दी गई है। वो चाहे कितने भी बुद्धू हो, चाहे उनमें वो टैलेंट ना हो, वो स्किल ना हो, फिर भी उनके माँ बाप बार बार उन्हें कहते रहते हैं, अरे वाह हमारा बेटा या हमारी बेटी, तुम तो बहुत ये हो, महान हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, कितनी ब्यूटीफुल हो, कितने अच्छे हो, कितने ये वो। और ज़्यादातर मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर ही उनका फोकस होता है, उनका ध्यान होता है। मटीरियलिस्टिक अपब्रिंगिंग ही मिली होती है ज़्यादातर रनर्स को, और ज़्यादातर चेजर्स को मिली होती है इग्नोरेंस। उनको हमेशा एक स्लेव की तरह, घर के नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है, जो सबका ध्यान रखे, सबकी केयर करे, सबके काम करे, सबकी सारा दिन हाँ 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 करते रहे। उसको कोई भी इंसान ऐसे नहीं देखता कि इसके भी मन में भाव हो सकते हैं, इसका भी कोई दुख हो सकता है, इसके भी कोई इमोशंस होते हैं। लेकिन घर के सारे लोग उस इंसान को ऐसे ही देखते कि भैया ये तो सिर्फ हमारे काम करने के लिए पैदा हुआ है या पैदा हुई है। अगर ये हमारी सेवा ना करे, अगर ये हमारे काम ना करे और गलती से ये प्रभु की सेवा में चले, गलती से मिशन वर्क में चले जाए, भगवान के काम करने लग जाए, तो उसे तो वो और टॉर्चर करते हैं और बॉयकॉट करते हैं। चाहे वो अच्छे से अच्छा काम पकड़ ले, लेकिन उसको ऐसा दिखाते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुम गलत हो, तुम कुछ भी नहीं हो। ऐसे बच्चों को ब्रेक लेने का भी हक नहीं होता। चाहे उन्होंने जीवन भर सबकी सेवा करी हो, लेकिन अगर वो कह दे कि कुछ समय के लिए मुझे शांति चाहिए, मुझे ब्रेक चाहिए, मैं थक गया हूं या मैं थक गई हूं, तो वो उसका नहीं समझते। अगर मान लो ऐसे में उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो उसको तो बिल्कुल ही लताड़ देते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो एक दूसरी एनर्जी है, जो इसकी अपोजिंग एनर्जी है, वो लोग तो अपने बच्चों को बिल्कुल ही निकम्मा और निठल्ला बना देते हैं। उनके बच्चे वाकई में किसी काम के नहीं होते, और माता पिता ही उनका जीवन भर उनको पालते पोसते हैं। उनको इतना बड़ा होने के बाद भी उनको बच्चे की तरह ही ट्रीट करते रहते हैं। बहुत नाजुक है मेरा बेटा या बेटी, ये कोई काम नहीं कर सकता। उनको तो कमाई धमाई में भी, बेसिक कमाई धमाई करने में भी प्रॉब्लम होती है। बेसिक चीज़ें करने में, अपने खुद के काम करने में, अपना खुद का अगर आप बोल दो अपना तुम रूम ठीक करो या अपनी साफ सफाई करो, वो उतना भी नहीं कर सकते। उनको बस चाहिए खाना पीना और बहुत सारी पैम्परिंग, बहुत सी चीज़ें उनको लाके दी जाती, बहुत से खिलौने, बचपन से ही बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें। वो बच्चा चाहे किसी को मारे पीटे, बदतमीजी करे, गालियाँ दे, कुछ भी करे, गलत रीज़न पे, सही रीज़न पे नहीं, गलत रीज़न पे, तब भी उसके माता पिता उसको कुछ नहीं कहेंगे, उसको डांटेंगे भी नहीं, उसको ये भी नहीं कहेंगे बेटा तूने गलत किया। हर बात को वो ऐसे ही लेंगे, ये तो बच्चा है, ये तो बच्चा है, इसको क्या पता, इसको क्या पता। कोई सही शिक्षा नहीं देंगे, एक अटैचमेंट वाली अपब्रिंगिंग उस बच्चे को दे देंगे। अब मान लीजिए ये बच्चा भी आध्यात्मिक है, हम इसको भी बेचारे को क्यों वो कहें, मान लीजिए ये भी आध्यात्मिक है, ये भी अपने बेसिस पे इंडिपेंडेंट होके कुछ करना चाहता है या करना चाहती है, लेकिन ऐसे बच्चे कभी नहीं कर सकते। एक बार मैंने लैंडमार्क फोरम अटेंड किया था, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने को मिली थी। वो कहानी कुछ ऐसी थी कि एक लड़की थी, वो वहाँ पर आई थी और वो बहुत गुस्से में थी, उसको बहुत बुरा लगता था। वो ये बार बार कहती थी कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, और उसके फादर उससे बहुत प्यार करते थे, जबकि उसको हर चीज़ दिलाते थे, हर जगह ले जाते थे, बहुत सी चीज़ें करते थे। तो धीरे धीरे जब उसके ऊपर भी, देखिए जो हम काम करते हैं ना, इसमें कई दफ़े हमें लोगों को एक ऐसे बिल्डअप में डालना पड़ता है कि वो चिड़े भी, गुस्सा भी होए, रोए भी, सब कुछ करें, लेकिन एंड ऑफ द डे वो वहाँ पहुँच जाए जहाँ पे दिक्कत है। ये काफ़ी ड्रामेटिक तरीके से भी किया जाता है, हिप्नोसिस का ही हिस्सा होता है ये। तो मैंने भी काफ़ी अपने स्टूडेंट्स के साथ थेरेपी में ये किया है, जो सोचिए 50-60 साल के हो गए हैं, अभी तक दुखी हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो थेरेपी में आते हैं, सेशन में आते हैं, 4-5 सेशंस तो उनको मेहनत कराने में ही निकल जाते हैं, असाइनमेंट्स कराने में निकल जाते हैं। धीरे धीरे जब उनका माइंड एक सेट पैटर्न में आ जाता है, तब उसके बाद उनके साथ वो किया जाता है। और उसके बाद जब वो रोना धोना मचाते हैं, गुस्सा होते हैं, हमसे भी बहुत लड़ते हैं कि तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला, ये वो, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी देर का ही होता है। और अचानक से वो वहाँ पहुँच जाते हैं, रियलाइजेशन हो जाता है उनको
कि वो एपिसोड जहाँ से ये सब डीप होता गया वो एपिसोड क्या था। तो अपने बचपन में हम उन्हें ले जाते हैं, उनके बचपन में। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ कि एक लड़की थी, वो कहती रही कि मेरे फादर मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, मेरे घर वाले मुझे बिल्कुल नहीं समझते हैं, ये वो। और देखा जाए तो उसके फादर ने उसके लिए हर चीज़ करी हुई थी, उसको अच्छी जगह भेजा, अच्छे स्कूल कॉलेज में भेजा, उसको बहुत हग्स करते थे, किसेस करते थे, उसको टच करते थे बहुत प्यार से। तो उसको कभी ऐसा भी नहीं हुआ उसकी लाइफ में कि मैस्कुलिन एनर्जी उसके पास नहीं आई। बट उसको हमेशा ऐसे ही लोग, ऐसे ही लड़के मिले लाइफ में जिनको देख के उसे यही लगता था कि ये मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते। वो ऐसे ही लोग बार बार अट्रैक्ट करती रही, करती रही, करती रही, करती रही। फिर उस दिन उस पॉइंट पे आके जब उसके साथ वो हुआ, वो कह सकते हैं वो सेशन जब उसका ऑन स्टेज हुआ, तब उस लड़की ने ये बात बोली। मुझे तो ये कहानी पता चली, मेरे साथ खुद हुआ था ऑन स्टेज, तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि अच्छा वहाँ पे मेरी गरारी अटकी हुई है। तो उस लड़की के घर में बहुत से बच्चे थे, कज़न्स थे बहुत सारे, और वो लोग जैसे कज़न्स होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत शैतानियाँ करते हैं, तो शैतानियाँ कर रहे थे। बट ये थोड़ी सीरियस शैतानी थी जिसमें इन्होंने कुछ बहुत तोड़ फोड़ मचाई थी, और रात को ये कर रहे थे ये सब। तो अचानक से शोर मचा, बहुत तोड़ फोड़ हुई, किसी बच्चे को चोट भी लग सकती थी। तो सडनली फादर उठ गए। अब जितने भी कज़न्स थे, आप ये लगा लो 8-9 कज़न्स थे शायद से, और 8-9 भी नंबर मुझे याद नहीं, बट काफ़ी सारे कज़न्स थे। तो उसके फादर ने सबको लाइन से खड़ा कर दिया, 1 बाय 1 बाय 1, ठीक है, लाइन से खड़ा कर दिया। और उसके बाद सबको एक एक थप्पड़ पड़ा, 1 थप्पड़, 2 थप्पड़, एक एक करके सबको थप्पड़ लगाते गए। इंडियन पेरेंट्स की अच्छी ये टेक्निक होती है, छित्तर और चप्पल और थप्पड़। तो सबके एक एक पड़ा। लेकिन जब उनकी बेटी की बारी आई, जो कि सबसे लास्ट में खड़ी थी, तो उन्होंने उसको थप्पड़ नहीं मारा। ये बात उस बच्ची के जहन में इतनी चुभ गई, उसको इतना बुरा लगा, क्योंकि सच बात तो ये थी कि वो बच्चे गलतियां कर रहे थे। वो बच्चे, उन बच्चों ने जो वहाँ पे नुकसान किया था या जो भी रात भर जाग के शोर शराबा मचाया था, वो रॉन्ग था, वो रॉन्ग ही था। लेकिन सबको थप्पड़ मारा, सबको डांट लगाई, और अपनी सगे खून को, अपनी सगी औलाद को छोड़ दिया, उसको थप्पड़ नहीं मारा। तो उस दिन से उस लड़की के मन में ये घर कर गया, ये घुस गया कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते। आप सोचिए ये बात, आपको आई डोंट नो कितने लोग ये बात समझ पाएंगे। आई होप सबके सब समझ जाए, मैं तो यही चाहती हूँ जो सुन रहा है सब समझ जाए आज, क्योंकि जिसने समझ लिया उसको बहुत सी चीजें समझ आ जाएंगी। क्योंकि पेरेंट्स का बच्चों को गलत चीजों में डांटना भी बहुत जरूरी है। गलत राह पे चलते हैं जब बच्चे, जो माता पिता अपने बच्चों को बहुत ज्यादा लाडला बना लेते हैं, बहुत पैम्पर करते हैं, उनको उनकी फेलियर्स नहीं नजर आते, उनकी कमियां नजर नहीं आती। जहां पे उनको समझाना चाहिए वहां नहीं समझाते, जहां गुस्सा करना चाहिए वहां नहीं करते, डिसिप्लिन नहीं करते अपने बच्चों को, डिसिप्लिन नहीं करते आउट ऑफ लाड, आउट ऑफ लव। और इस वजह से वो लड़की, उस लड़की ने इतने गलत गलत काम किए, सारे गलत काम उसने किए, ताकि किसी ना किसी दिन पापा उसको वो वाला थप्पड़ मारे उसके, जो उसके फादर ने उस दिन भी उसे नहीं मारा था। अब मैं गलत काम क्या है वो नहीं बताना चाहती, लेकिन आप समझदार हैं, आप समझ जाइए जब मैं कह रही हूं कि उसने बहुत से गलत काम किए, और वो हर चीज करी जिससे किसी भी माता पिता को शर्मिंदगी हो सकती है, उसने वो सारी चीजें जानबूझ के करी। क्योंकि बहुत से बच्चे और बहुत से लोग अंदर ही अंदर, अंतर्मन में जो एडवांस होते हैं, वो ये जानते हैं कि रॉन्ग पेरेंटिंग और राइट पेरेंटिंग क्या होती है। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बच्चे सब जानते हैं, पर वो चुप रहते हैं। कई बच्चे सहते हैं, कई बच्चे जानबूझ के बहुत ड्रामा करते हैं, और कई बच्चे ओवर अचीवर बन जाते हैं। ओवर अचीवर वो होते हैं जो इतनी अचीवमेंट्स करते हैं, इतनी अचीवमेंट शायद ही उनके खानदान में, या शायद ही किसी ने उनके पूरे फैमिली ट्री में किसी ने इतनी अचीवमेंट्स करी हो जितनी उन्होंने की। क्यों? क्योंकि उनके घर में उनको किसी भी चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं किया जाता। वो या तो सिर्फ एक एटीएम मशीन होते हैं, या तो सिर्फ औरों का कहना मानने के लिए, औरों की बात मानने के लिए, औरों की गुलामी करने के लिए पैदा होते हैं। ऐसा उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनको कोई प्यार नहीं दिया जाता, कोई सहानुभूति नहीं दी जाती। ज़बरदस्ती कहते हैं स्ट्रांग बनो, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। उनके अंदर का जो एक भोलापन है, जो मासूमियत है, उसको मारने की कोशिश की जाती है। वो जान के की जाती है, वो अनजाने में की जाती है, उससे हमारा कंसर्न नहीं है, बट ऐसा उनके साथ होता है, काफ़ी बार होता है, लगातार होता रहता है।
तो इसकी वजह से वो एक नया, जैसे ये जो जिस स्टोरी मैंने बताई, इस स्टोरी में उस लड़की ने क्या किया, उल्टा किया, सारे गलत काम किए, सारे बुरे काम किए, ताकि कभी ना कभी उसे वो थप्पड़ पड़े। वो कहती है कि वो उस थप्पड़ को उतना ही डिजर्व करती थी जितने उसके कजन्स करते थे या बाकी लोग करते थे, बट उसको वो थप्पड़ सिर्फ इस बेसिस पे नहीं मिला क्योंकि वो सगी औलाद थी, वो बायोलॉजिकल चाइल्ड थी। पिता ने उसको एक गलत ट्रीटमेंट दिया उस दिन, उसके साथ भेदभाव किया, उसको ज़्यादा बेटर ट्रीट किया, उसको ज़्यादा अटैचमेंट वाला लव दिया। जब आप किसी से इतने ज़्यादा पुत्र मोह या पुत्री मोह में होते हो तो आपको अपने बच्चों का ना गलत कभी दिखाई नहीं देता। जहाँ मुंह खोलना चाहिए वहाँ माता पिता मुंह ही नहीं खोलते, ऐसे मुंह पे ऐसे सिल के दही जमा के बैठ जाते हैं क्योंकि उनका फेवरेट चाइल्ड है वो, उसको कैसे मारे। और सोचो अगर इसी घर में इसी लड़की का कोई भाई या बहन होता जिसको माता पिता उतना प्यार नहीं करते जितना इसको करते हैं, तो उस बेचारे की क्या हालत हो जाती। वो तो डेफिनेटली चेजर एनर्जीज में चला जाता, राइट। तो फिर जो ओवर अचीवर होते हैं वे इनके ऑपोजिट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, दुनिया में इतना नाम करने लग जाते हैं कि एक ना एक दिन तो मेरे माँ बाप मुझे सीने से लगाएं और मेरी तारीफ करें, मुझे अप्रिशिएट करें, क्योंकि उन्हें अप्रिसिएशन मिलती ही नहीं है। उनकी अप्रिसिएशन तो ऐसे ही होती है कि हाँ ये तो रोज़ का ही काम है, ऐसा ट्रीट भी किया जाता है उन्हें। तो वो इतना कुछ अचीव करने लग जाते हैं, अचीव करने के चक्कर में कहीं तो फेमस हो जाते हैं, बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, बट उनकी जीवन में बहुत दुख होते हैं। अब आप ये मैरिलिन मोनरो की नेटफ्लिक्स पे एक और मूवी आई है, देखिएगा, ब्लॉन्ड नाम से। आप उस मूवी को देख के ना सिहर जाएंगे। एंड में आपको ऐसा लगेगा कि भगवान कभी किसी को ऐसा फेमस ना बनाए जैसा इसको बनाया था, क्योंकि उस औरत के पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ मेंटल टॉर्चर था, मेंटल एंग्जाइटी थी, दुख ही दुख था। और बाहर से वो इतनी ज़्यादा फेमस, इतनी पॉपुलर, इतने लोग वाह 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 करे जहाँ जा रही है। और बहुत दुख की बात है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी शारीरिक ब्यूटी पे, उसकी एक्टिंग पे और उसके बिहेवियर पैटर्न पे ही लोगों का ध्यान होता है। उसकी शादियां टूट रही होती है अंदर से, उसको अबॉर्शन हो रहे होते हैं। मतलब सोचिए उसको माँ बनना होता है और वो सिर्फ इसलिए माँ नहीं बन सकती क्योंकि वो उस टाइम बहुत फेमस होती है और बहुत सारे स्टूडियोज़ ने उसके ऊपर पैसा लगाया होता है। तो ज़बरदस्ती सोचिए, आपका पति, आपकी फैमिली, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई नहीं कह रहा आपको उस बच्चे को मारने के लिए। जहाँ पे आप काम करते हो, जहाँ पे आप जॉब करते हो, वो आपको कह रहे हैं कि इसको मार दो, क्योंकि अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो हमारी पिक्चर कैसे कंप्लीट होएगी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा होएगा। उसको ज़बरदस्ती सेट्स पे इंजेक्शंस दिए जाते थे क्योंकि वो शूटिंग करते करते चीखने चिल्लाने लग जाती थी। वो कहती थी मुझे नहीं करना, ये मुझे नहीं करना, छोड़ दो मुझे। तो वो उसको ज़बरदस्ती सुइयाँ लगा लगा के, इंजेक्शंस लगा के, ड्रग्स दे दे के उससे काम निकलवाते थे। और ना जाने ऐसी कितनी बुरी चीज़ें हुई थी। पहली ही मूवी में जब वो आई थी तो जो प्रोड्यूसर था उसने उसका ऑडिशन तक नहीं लिया, उससे बात तक नहीं करी, सीधा ही उसका रेप कर दिया था। और रेप करते के बाद ही उसको मूवी ऑफर कर दी। उसने भी ले ली क्योंकि ये तो इंडस्ट्री का दस्तूर है। यहाँ पे तो आपको कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तभी तो कहते हैं ना कि जो लोग इस तरह के फेम में घुस जाते हैं, जो कि ईगो और आइडेंटिटी बेस्ड होती है, वो डेविल के साथ, सेटन के साथ एक पैक्ट साइन करते हैं और उनको अपनी आत्मा बेचनी पड़ती है, डीमन को। जब वो अपनी आत्मा को बेच देते हैं उसके बाद ही उनको वो सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सब करके मुझे प्यार मिलेगा, ये सब करके मुझे कोई गले से लगाएगा, मैं इतना अचीव कर लूँ कि मेरे वो लोग भी जो मुझे कभी प्यार नहीं करते, पसंद नहीं करते बचपन से ही, वो भी मेरे साथ हो जाएं, या चलो मेरी रिस्पेक्ट तो करने लगे। और इसीलिए ये भी देखा गया कि जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके जो प्राइवेट रिश्ते होते हैं वो हमेशा ख़राब ही होते हैं, ज़्यादातर ओवरऑल ख़राब ही होते हैं, या उनके नशे होते हैं बहुत, वो बहुत ड्रग्स करते हैं, बहुत शराब पीते हैं और बहुत नॉनवेज खाते हैं, रातों को जागते हैं। ये सब वही करते हैं दोस्तों जो अंदर से खुश नहीं होते। वो एक निशाचर का जीवन, एक नाइट वॉकर का जीवन व्यक्त करते हैं। नींद ही नहीं आती उन लोगों को, और नींद के लिए भी वो गोलियां खाते हैं, एंग्जाइटी के लिए गोलियां खाते हैं, डिप्रेशन के लिए गोलियां खाते हैं, क्योंकि उनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है ये। और आप देखिए उनके अपने घर में ही बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे भाई बहन होते हैं, ऐसे कज़न्स होते हैं जो बहुत ऑर्डिनरी दिखने में भी होते हैं और बहुत ऑर्डिनरी वैसे भी होते हैं, बाय वर्क, बाय प्रोफेशन, लेकिन उनको इतना प्यार मिलता है और इनको हमेशा प्यार की कमी महसूस होती है। तो इसमें दो ही चीज़ें आती, एक तो आप पिछले जीवन से क्या लेकर आए हो, पिछले जन्म से आप क्या लेकर आए हो, और यहाँ आने का आपका क्या पर्पस है। जैसा आपका पिछला जीवन था, पिछला जन्म था,
तो वैसा ही आपको अगला जन्म मिलेगा, वैसे ही माता पिता मिलेंगे, वैसे ही भाई बहन मिलेंगे, वैसे ही दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मौसा मौसी, व्हाटएवर इतने सारे लोग होते हैं, सब उसी तरह के मिलेंगे। कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो घर में ही आने जाने वाले लोगों से मोलेस्ट होते हैं, घर में ही कोई आते हैं रिश्तेदार बन के, दोस्त बन के, वो उनके साथ गलत करते हैं। फिर भी इतना गलत होने के बाद भी वो बच्चे अपने माता पिता से जाके बता नहीं पाते, क्योंकि माता पिता की इतनी हेल्पलेस हालत होती है, माता पिता इतने दुख से भरे हुए होते हैं या किसी ना किसी प्रॉब्लम में घिरे हुए होते हैं कि वो कभी भी उस बच्चे की बात को समझेंगे ही नहीं, सीरियसली ही नहीं लेंगे, कोई एक्शन ही नहीं लेंगे। बच्चे इस बात से भी डरते हैं कि अगर मैंने अपने माता पिता को बता दिया जो पहले से ही इतने दुखी हैं तो उनका क्या होगा। और देखिए वो छोटी सी उम्र में वो बच्चे, जब बच्चे होने चाहिए, वो दूसरों के माता पिता बन जाते हैं, वो उनके माँ बाप बन जाते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर कितना लकूना होता होगा, कितने डार्क स्पॉट्स होते होंगे जिनको उनको हील करना है, उसको फिक्स करना है। तो वो चेजर्स बन जाते हैं, वो प्यार के पीछे भागते हैं और प्यार का लड्डू जो भी उन्हें दिखा दे, जो भी प्यार का लॉलीपॉप दिखा दे, वो उसके पीछे घूमने लग जाते हैं कि यार ठीक है, यही इंसान मेरे लिए सही है। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि मैं तो यूज़ हो रहा हूँ। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं, आप तो बहुत लकी हो, आप ऐसा वीडियो देख रहे हो, ऐसा कंटेंट सुन रहे हो, चाहे आप रनर हो या चेजर हो, क्योंकि मेरे चैनल्स पे दोनों ही आते हैं। और दूसरी बात, रनर्स बहुत सारे केसेस में चेजर्स होते हैं और चेजर्स बहुत सारे केसेस में रनर्स होते हैं। रनर और चेजर आप ही के अंदर होता है, तो उसको आपको हील करना है, उसको ठीक करना है, रनिंग और चेजिंग से स्टॉप कराना है। जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया, वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, कुछ ऐसे बच्चे जो इतने प्रिविलेज हो जाते हैं, जो दूसरों के साथ क्राइम करने लग जाते हैं और दूसरों के साथ गलत करने लग जाते हैं। वही बच्चे दूसरों को मोलेस्ट कर देते हैं, दूसरों के बच्चों के साथ गलत कर देते हैं, बट उनको 100% पता है कि मेरे माँ बाप मुझे कभी नहीं डांटेंगे, ना मेरे माँ बाप मुझे कभी कुछ बोलेंगे, चाहे मैं कितना भी बड़ा कांड कर दूं वो मेरी ही साइड लेंगे। चाहे मेरे घर में पुलिस आ जाए, चाहे मेरे घर में पुलिस आ जाए, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। तो उनके चारों तरफ वो एक प्रोटेक्शन की एनर्जी हमेशा होती है, लेकिन ये गलत एनर्जी है। इस तरह की चीज़ों में इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए। आप अगेन जितने भी क्रिमिनल्स देखिए, सीरियल किलर्स देखिए, जितने भी इस टाइप के लोग देखिए जो बहुत फेमस हो गए, बहुत पॉपुलर हो गए, उनके माता पिता ने या माँ ने या पिता ने, किसी एक ने तो एक प्रोटेक्शन का ऐसा स्ट्रॉन्ग घेरा बना रखा होता है कि उनको हमेशा ये लगता है चाहे मैं जितने भी बड़े पाप कर लूँ, जितने भी बड़े कांड कर लूँ, मेरी तो केयर की जाएगी, मेरा तो ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि उनका मुन्ना कभी गलत नहीं हो सकता, उनका पप्पू कभी गलत नहीं हो सकता, उनका चुन्नू मुन्नू कभी रॉन्ग नहीं हो सकते। वो दुनिया गलत हो सकती बट चुन्नू मुन्नू हमेशा राइट है मेरे, या जो भी नाम है उन बच्चों के। तो आप ये चीज़ समझिए कि दोनों ही चीज़ें गलत है। अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक मोह, और दूसरी चीज़ हद से ज़्यादा बच्चे को यूज़ करना, उसे इग्नोर करना, उसके दुख को ना समझना, उसके साथ कभी कोई रियल कॉन्वर्सेशन ना करना, उसके साथ तभी बात करना जब वो धन कमाए, तभी बात करना जब वो उसका कुछ सोसाइटी में अच्छा नाम काम चल रहा हो। तो इसीलिए ऐसे लोग ओवर अचीवर बन जाते हैं, बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं सिर्फ इसी आस में कि मुझे लोग प्यार करें, और फिर दूसरे इतने अंडर अचीवर बन जाते हैं, निकम्मे, निठल्ले, नकारा, एक नंबर के आलसी, बेवकूफ़ बन के बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते, बीमारियों से भर जाते हैं, और इतनी एडिक्शंस होती हैं उनको, इतनी एडिक्शंस होती हैं आप सोच भी नहीं सकते। हर तरह के नशे में वो फंस जाते हैं। सेक्स एडिक्शन होती है उन्हें, अल्कोहल एडिक्शन हो सकती है, ड्रग एडिक्शन हो सकती है, या गेमिंग एडिक्शन हो सकती है। कितनी सारी दुनिया भर की एडिक्शंस हैं, उनमें से कुछ भी, खाने की इतनी एडिक्शन, दिन भर खाते रहते हैं, बस पड़े रहते हैं, एक ऐसे राक्षस की तरह बन जाते हैं। जैसे कुंभकर्ण होता है ना, कुंभकर्ण तो फिर भी बाहर जाता था लड़ने कभी कभी, लेकिन ये तो किसी तरह के वॉरियर कुछ नहीं बन पाते। अब मैंने आपको तुलसीदास का एग्जाम्पल इसीलिए दिया है क्योंकि जो अभाव आपके अंदर है, जो दुख आपके अंदर है, जिस दुख के कारण आप दुनिया भर में बाहर उस प्यार को ढूंढ रहे हैं या फिर उस प्यार से भाग रहे हैं। रनर्स क्या करते हैं, वो प्यार से भागते हैं क्योंकि उनको थप्पड़ से डर नहीं लगता, उनको प्यार से डर लगता है, ठीक है। और चेजर्स वो होते हैं जो कहते हैं कि मुझे जैसे मर्जी ट्रीट करो बट मुझे प्यार करो, गंदा ट्रीट करो, बुरा ट्रीट करो, बट मुझसे प्यार करो। तो वो प्लीजर्स बन जाते हैं, पीपल प्लीजर बन जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति नाम सिमरन करता है, जिसको एक्चुअल डिवोशन मिल जाता है, सही चीज़ मिल जाती है, तो फिर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता
तभी तो ये सारा इनर वर्क किया जा रहा है, ताकि आपको किसी और से कोई फ़र्क ही ना पड़े। आप अपना चिल मारो हर वक्त, आप अपनी बोट में फ्लोट करो, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी जानना कि कहाँ पे आप चेज़र हो और कहाँ पे आप रनर हो। ये आपको ही अपने अंदर घुस के, अपने अंदर मन में जाके, अपने अंतर मन में झांक के आपको ये पता चलेगा। और अगर आपने सरेंडर कर दिया और आपके पास सोर्स आ गए, सोर्स एनर्जी आ गई, सोर्स इंटीग्रेशन आपका हो गया, क्योंकि वैसे भी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये सब कुछ एक इल्यूजन है, एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में लोग जी रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई तो समझे, कोई तो प्यार करे। अब वो इस तरफ से समझे या उस तरफ से समझे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैरिलिन मोनरो के साथ जो हुआ है वो बहुत लोगों के साथ हो सकता है। अगर उसको राम नाम का पता होता या उसको कर्म योग का पता चल जाता, उसको ये रियलाइज़ हो जाता कि वो एक मेंटल पेशेंट है, तो वो भी ठीक हो जाती, वो छोड़ देती ये सब करना। वो एक ऐसे जंजाल में थी, एक ऐसे ट्रैप में थी कि उसको कोई सल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था। अगर देखा जाए तो जितने भी लोग उसको तंग कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, उसको ड्रग्स लेने पे या नशे करने पे या दवाइयाँ लेने पे मजबूर कर रहे थे, वो उन सब लोगों पे केस फाइल कर सकती थी, सबकी बैंड बजा सकती थी। बट वो वैसा कैसे करती? अगर वो वैसा करने वाली होती तो पहली बात वो मैरिलिन मोनरो बनती ही नहीं। उसका असली नाम नॉर्मा जीन था। उसने अपना एक ऐसा नाम, एक ऐसा कैरेक्टर इन्वेंट किया। जितने भी बहुत फेमस लोग हैं, देखिए दो तरह के लोग फेमस होते हैं, हो जाते हैं। एक वो जो बहुत डिवोशनल होते हैं और एक वो जो बिल्कुल भी डिवोशनल नहीं होते। दोनों हो सकते हैं, बट दोनों में बहुत फ़र्क है। एक को ये लगता है कि उसके नेम फेम से उसे कोई मतलब नहीं है, ये सारा नाम और ये सब कुछ तो ऊपर वाले का ही है। जैसे कि बहुत अच्छा भजन है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये वाली सोच है कि जिसमें चाहे कुछ भी मिले, क्योंकि ये सब टेम्प्रेरी है, ये टेम्प्रेरी वर्ल्ड है। यहाँ पे हम पढ़ने आए हैं, अर्थ एक स्कूल है, अर्थ एक स्कूल है। थोड़े समय के लिए हम यहाँ आए हैं और खुद को असेंड करने के लिए आए। इसीलिए इस जर्नी को ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं कहते हैं, इसको ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी कहते हैं। जो इसे ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं वही रोमांस में और इल्यूजन में ही फंस के निकल भी नहीं पाते। मेरे ख्याल से उसी में गोते खाते रहते हैं, या उनको ये लगने लग जाता है कि जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी, जिस दिन मेरी एंगेजमेंट हो जाएगी या मेरी कमिटमेंट हो जाएगी, उस दिन मेरी लाइफ सॉर्टेड है। अरे असली प्यार, असली कमिटमेंट और असली एंगेजमेंट में तो जा ही नहीं पाते। असली कमिटमेंट जब कोई करता है तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, इवन शारीरिक रूप से जुड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, और उसके उलट जो हैं ईगो वाले लोग हैं, वो चाहे कितने भी फेमस और पॉपुलर हो जाए, उनकी एक आइडेंटिटी होती है कि ये वो व्यक्ति है। अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, तो मैं उन्हीं का ही लेती हूँ जो मर चुके हैं जो चले गए। अभी इंडिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं, बहुत फेमस थे। जैसे एक राज कपूर थे, एक्टर, डायरेक्टर, सब कुछ। वो इतने फेमस थे। दिलीप कुमार थे, वो इतने फेमस थे। मधुबाला थी, वो इतने फेमस थे। लेकिन आप ज़रा मधुबाला की लाइफ को देखिए। उस टाइम तो औरतों ने सबसे ज़्यादा दुख उठाया, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत मेट्रियार्कल और फेमिनिज्म का राइज हो रहा है, लेकिन उस टाइम तो औरत सिर्फ एक लोगों को प्लीज़ करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए थी। जो इवन सक्सेसफुल थी वो भी, उनका भी काम यही था कि दूसरों को खुश करना, बहुत सबको खुश करना ही वो चाहते थे। बट उनको ये नहीं पता था कि सबको खुश करना क्यों चाहते हैं। कहाँ गए वो सारे लोग जो इतने फेमस थे? जबकि आप कभी कबीर जी का पढ़िए, रहीम जी का पढ़िए, मीरा जी का पढ़िए, कुछ भी कहानियाँ उनकी। अभी लेटेस्ट मैंने गुरु अंगद जी की पूरी कहानी पढ़ी फुल। ये सब आज भी इनका नाम लिया जाता है। गुरु नानक देव जी है, आज भी इनका नाम है। क्यों? क्या इन्होंने कोई मार्केटिंग करी है, कोई पीआर करी है, कोई करोड़ों रुपया खर्च किया है? इनकी जो असली शिक्षा है वो आज तक लोगों में बांटी जा रही है। क्यों बांटी जा रही है?
क्योंकि वो जो कर रहे थे वो मास्टर्स के आदेश से सरेंडर होके कर रहे थे, इसलिए सारे सुख भी मिल रहे थे। अब उनका कोई परिवारजन उनसे प्यार करे या ना करे, अब उनको कोई पूछने आए ना आए, अब उनकी किसी से पटरी खाए ना खाए, अब उनकी किसी से दोस्ती होए ना होए, अब उनको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जितनी ज़रूरत है, उनकी जितनी नीड है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, वो सब पूरी हो रही है। उनको ये क्लियरली पता है कि ये जो भी सब मेरे साथ यहाँ हो रहा है, यहाँ से मैं कुछ भी नहीं लेके जा सकता या ले जा सकती। एटलीस्ट जो मटेरियलिस्टिक है वो तो बिल्कुल नहीं ले जा सकती। यही बात आप किसी ऐसे व्यक्ति को बता दो जो ईगो के नशे में फेमस है या पॉपुलर है, उसको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी। उसको लगेगा मैं सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा नाम, मैं ये वो, मैं अमर रहूंगा, मेरा नाम अमर होगा। कभी अमर नहीं हो सकते। अगर अमर हो सकते तो हमें क्यों नहीं पता आज से 100 साल पहले के वो लोग कौन थे। आजकल के बच्चों को तो नहीं पता, आजकल के बच्चों को बिल्कुल नहीं पता राज कपूर कौन है, देवानंद कौन है, दिलीप कुमार कौन है, पता है उनको नहीं पता। क्योंकि उनका जो नेम फेम पॉपुलैरिटी है, जो सुख है जो उनको मिल रहा है, वो बहुत लिमिटेड है। और जब ऐसे लोग बूढ़े होने लगते हैं, जब ऐसे लोगों को, इन स्पेसिफिक लोगों की बात नहीं कर रही मैं, सबकी बात कर रही हूँ, जब ये बूढ़े हो जाते हैं, जब बीमार हो जाते हैं, जब रूप गुण और वो जो भीड़ इकट्ठी करी होती है उन्होंने, जब वो सब भागने लग जाती है, तब उनको पता चलता है वो असलियत में कितने अकेले हैं, कितने अकेले हैं। इनका कोई नहीं है। जो मेरे पीछे पड़े थे, सिर्फ मेरी शक्ल के पीछे, मेरे पैसों के पीछे, मेरे फेम पॉपुलैरिटी के पीछे मेरे पड़े थे। तो एक्चुअली में ये सब दुखी होते हैं, और ये सब किसी ना किसी सब्सटेंस अब्यूज के अंडर होते हैं। जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, बहुत क्लियरली मैं ये बोल रही हूँ। तो मैरिलिन मोनरो एक नाजायज औलाद थी, उसको कभी पता ही नहीं था उसका पिता कौन है। वो जिससे प्यार करती थी उसको डैडी बोलती थी, जिससे प्यार करती थी उसको अपना फादर की तरह उसे देखना चाहती थी। बट किसी ने उसको उस नज़र से देखा नहीं, उसको ऐसा सच्चा प्यार नहीं दिया। उसके पार्टनर्स को वो डैडी बोलती थी प्यार से। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से, उसको ट्रू लव चाहिए था, अनकंडीशनल प्योर लव उसको कभी नहीं मिला। उसकी माँ पागल खाने में थी, जो खुद एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उसकी माँ भी एक हीरोइन बनना चाहती थी और कभी बनी नहीं, कभी बन नहीं पाई। क्योंकि वही है ना, इसके लिए भी आपको बहुत सी चीज़ें चाहिए। वो मेंटल पेशेंट थी, मेंटल असाइलम में रहती थी, और बहुत सालों के बाद जब उससे मिलने गई, मैरिलिन मोनरो जब बन गई बहुत बड़ी स्टार, ये वो न्यूज़पेपर फोटोग्राफ ये सब आने लगे, तब अपनी माँ को जब उसने हक किया, उससे प्यार भरी बातें करनी चाहिए, तो उसकी माँ ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। फिर भी वो अपनी उस माँ से बार बार मिलने जाती रही, जो उसकी तरफ देखती भी नहीं थी, क्योंकि वो खुद एक मेंटल पेशेंट है, वो उसे क्या देखेगी। सोचो, ऐसी लड़की जिसके पिता का मालूम नहीं, जिसकी माँ मेंटल असाइलम में ना जाने कितने सालों से है, जो एक ऑर्फनेज से दूसरे ऑर्फनेज से तीसरे ऑर्फनेज, ना जाने कितने ऑर्फनेजेस में वो गई है, हमेशा प्यार की तलाश में, हमेशा परिवार की तलाश में। जब उसको परिवार भी मिला, वो उसमें भी खुश नहीं रह पाई। जब उसकी शादियां हैं, वो वहां भी खुश नहीं रह पाई, क्योंकि अब वो मैरिलिन मोनरो से ही पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। नॉर्मा जीन से जब वो मैरिलिन मोनरो बनी, तो वो उससे पीछा ही नहीं छुड़ा पाई। उसको बाद में लगा जो मेरी हायर सेल्फ लग रही है वही मेरी लोअर सेल्फ है। और जबकि आप आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोगों को देखिए, उनका भी नाम बदल देते हैं, उनके भी मास्टर्स कई बार नाम रख देते हैं, बहुत कुछ होता है उनके साथ भी, लेकिन एक डिफरेंट वे में होता है उनके साथ। वही चीज़ जो किसी और को टॉर्चर करती, वही अकेलापन जो किसी और को टॉर्चर कर सकता है, किसी की ये हालत कर सकता है, उसी अकेलेपन को वो खोजते हैं। उनको अकेले रहना है, उनको सॉलिट्यूड चाहिए, उनको नाम सिमरन करना है, उनको कोई ना कोई भगवान का काम करना है, कंट्रीब्यूशन करना है, और इस विद्या को, इस शिक्षा को, इस नाम सिमरन की पावर को फैलाना है। बस उनको उतना ही करना है, और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो भगवान पूरी करेंगे। सारे काम उनके हो जाएंगे, उनके हाथों से हो जाएंगे या कैसे भी हो जाएंगे, बट उनके मन में हमेशा ये रहेगा कि मेरे साथ कोई ना कोई है। अब उनको किसी दुनियादारी की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, अब उनको किसी दुनियादारी का ठप्पा कुछ भी नहीं चाहिए उनको। वो मस्त हो गए। अब उनका नाम भी होता है, नहीं भी होता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उनको मिल रहा है ना, जो उनके अंदर इंटरनली ट्रांसफर हो रहा है, वो बहुत बड़ा है। तो अगर आप रनर हो या अगर आप चेजर हो, आपको भी तो प्यार ही चाहिए ना, आपको और क्या चाहिए? सच्चा प्यार चाहिए, कोई ऐसा इंसान जो व्यक्ति आपको प्रेम करे। पर अगर आपके अंदर ही वो एनर्जी आ जाए, आपके अंदर यूनियन हो जाए, आपको ही वो बंदा या बंदी जो आपके अंदर ही है वही मिल जाए टोटली 100%, तो बाहर आपको वो प्यार हर जगह दिखेगा। पर इसको समझना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। आप जिस चीज को बाहर ढूंढ रहे हो ना, मृग की तरह, कौन सा मृग?
एक मृग की भी कहानी मैंने सुनाई थी, कस्तूरी मृग की, शायद इंग्लिश चैनल में सुनाई थी। कस्तूरी मृग की कहानी मैंने सुनाई थी। तो कस्तूरी मृग के साथ यही होता है, उसके पेट में होता है वो खुशबू। इंग्लिश में हम उसे कहते हैं मस्क डियर, उर्दू में कहते हैं मुश्क। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, राइट। और ये सच भी है, इश्क भी नहीं छुपता और मुश्क भी नहीं छुपता। लेकिन ये तो देखो, वो इश्क और मुश्क आ कहाँ से रहा है? तो आपके अंदर से ही आ रहा है, आपको पता ही नहीं है। आप भी उस मृग की तरह इधर से उधर भाग रहे हो जंगलों में, ढूंढ रहे हो कहाँ है, कहाँ से आ रही परफ्यूम, कहाँ से आ रही खुशबू। और शिकारी जो है वो बाहर खड़ा है बंदूक लिए कि जैसे ये जंगल के पार आए तो मैं इसको गोली मार दूं, इसका पेट काट लूं, इसके अंदर का वो निकाल लूं, मस्क मुश्क जो भी है, और उसके बाद अपने धन कमाऊं, अपना इंजॉय करूं। हिरण का मीट भी कई लोग खाते हैं, बेचारे हिरण का तो मीट कैसे खाते हैं? इतना ऐसे जानवर को तो कभी दुख नहीं देना चाहिए, पर अगर वो जानवर ही गलती कर रहा है तो क्या करें? पर्सनल सेशंस और थेरेपीज को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दे रखी हैं, उसको देखिए। आप मुझे पेट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को, और आप मेरे कंटेंट को एक बुक के फॉर्म में भी ले सकते हैं। जो लेटेस्ट मेरी एडिटेड वर्जन है वो सिर्फ किंडल पे अवेलेबल है। अगर आप पेपर बैक कॉपी लेंगे तो वो एडिटेड वर्जन नहीं है, तो इससे बेटर है आप किंडल वाली ही लीजिए, वो पूरी जगह पे अवेलेबल है, आप उसको कहीं से भी ले सकते हैं। इट्स इन अ ई बुक फॉर्मेट और अ किंडल फॉर्मेट, ऑलराइट। और अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मुझे एडवांस में मत बताइएगा, चाहे आप थेरेपी लें या चाहे आप रीडिंग करें। तो अब आप समझ ही गए मेरे सवाल का, आपके सवाल का क्या जवाब है। चैनलिंग सुनते हैं दोनों ही, रनर भी सुनते हैं और चेजर भी सुनते हैं। ये तो चैनलर के ऊपर है कि वो किस तरह के लोगों को टारगेट करते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग इंटरनेट पे सिर्फ और सिर्फ चेजर्स को ही टारगेट करते हैं, तो वो उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनकी बहुत तारीफ़ें करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन उनके अंदर का एक रनर भी है, हर चेजर एक रनर है और हर रनर एक चेजर भी है किसी ना किसी डिपार्टमेंट में। तो जब आपका इंटरेक्शन होता है रनर चेजर डायनामिक में किसी के साथ भी, धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये मानसिक है। जब आप सेपरेशन के लेंदी फेज में जाते हो, एक लेंदी फेज होता है ना, सेपरेशन कई लोगों को अलग अलग तरीके से मिलता है, किसी को थोड़े समय मिलता है, फिर वो बढ़ता जाता है समय। पहले 2 महीने होगा, फिर 6 महीने होगा, फिर 8 महीने होगा, फिर 1 साल होगा, फिर 3 साल। जब बहुत लंबा सेपरेशन आता है तो उन्हें भी सेपरेशन में अपनी दुनिया में जीने का एक टैक्ट आ जाता है, एक आदत लग जाती है। फिर उनको पता चलता है कि जो रनर चेजर डायनामिक है ये बाहर नहीं चल रही है, तो मेरे अंदर चल रही है। ऐसी ना जाने कितनी चीज़ें जिनसे मैं भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, और ऐसी ना जाने कितनी चीज़ें हैं जिनको मैं चेज कर रहा हूँ या चेज कर रही हूँ। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को फेस करें और इस चीज़ का सल्यूशन ढूंढें और इस चीज़ पे वर्क करें। जिसने भी ये सवाल मुझसे पूछा है मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आज और बोलना चाहती हूँ, जो भी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको शाउट आउट मिले तो आप वो भी लिख सकते हो कि येस आई वांट अ शाउट आउट। इसका मतलब ये है कि आप ये भी चाहते हैं कि आपका नाम भी बताया जाए सवाल में, कि इस व्यक्ति ने ये सवाल पूछा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हु लिसन्स टू चैनलिंग्स, रनर्स और चेजर्स? और जवाब मैंने आपको दे दिया है। और ये बहुत डीप जा सकता है। अब आप इस वीडियो को भी सुनिए और इसमें भी अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट फील होता है तो आप वो भी पूछिए, क्योंकि ये बहुत डीप वीडियो है। मैंने इसमें अभी तो सिर्फ कह सकते हो कि आधी डेप्थ में मैंने टच किया है, ये तो इतना डीप जाता है। जब हम थेरेपी में जाते हैं तो ऐसे 20-25 इंसिडेंट्स हमें निकालने को मिलते हैं, कई दफ़े निकाल देते हैं हम। और कईयों की तो थेरेपी, कई लोग तो मुझसे एक नहीं 4-5 थेरेपीज ले लेते हैं, करते ही जाते हैं। एक लड़की थी मेरी स्टूडेंट, उसने तो सारे ही कोर्सेज करे जितने भी हैं, और वो इतना चेंज हो गई 1-1.5 साल में, वो पहचान में नहीं आती वो वही है। इतना कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर, इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई है, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसको, और वो भी चैंटिंग करने लग गई है। अब कल मैंने आप लोगों को एक शेयर किया था स्क्रीनशॉट, एक चैनलिंग मैंने की थी जिसमें ये आया था कि ये जो भी व्यक्ति है ये राम नाम जपता है, और राम नाम जपने की वजह से कार्मिक का असली रूप इसको नजर आ रहा है। और दूसरा उसमें एक ऑप्शन और आया था कि जो भी ये व्यक्ति है, या तो ये या तो इसका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो बहुत ज़्यादा नाम सिमरन करते हैं, और उनके नाम सिमरन की पावर की वजह से वो इतने डिटैच हो गए कि इनको कार्मिक का असली रूप नजर आने लग गया, क्योंकि वो दोनों एक तरह से जुड़े हुए हैं आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से। तो
उस वक्त मुझे लगा पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंडियन, किसी इंडियन की चैनलिंग करी हो, किसी इंडोनेशियन की करी हो, सिंगापुर के भी लोग सुनते हैं काफ़ी, पर मुझे किसी फॉरेन कंट्री के लड़के ने मुझे उसी टाइम चैनलिंग सुनते कि मुझे मैसेज कमेंट लिखा कि मैं राम नाम जपता हूँ और मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं जो आपने चैनलिंग में बताई है। और मैं हैरान हो गई क्योंकि वो विदेश में है, वो दूसरी कंट्री में है, वो हिंदी भी नहीं बोलता है या बोलती है, जो भी है, उनका जेंडर मैंने अभी तक नहीं पूछा। वो जो आपका नाम का वो होता है उसको देख के और लिखने के तरीके को देख के मुझे समझ में आ गया कि ये व्यक्ति यहाँ से नहीं है। पर ये यहाँ से हो या वहाँ से हो, आप ये समझिए कि कोई भी सोच सकता है कि यार इस चैनलिंग में कौन होगा जो ऐसा होगा। मैं तो कहती हूँ कोई भी नाम सिमरन करो आप, कोई भी नाम, जो भी आपके गुरु ने आपको दिया है, जो भी आपको नाम मिला है, आप वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितने भी बड़े मास्टर्स हैं, जितने भी मैंने मास्टर्स को स्टडी किया है, सारे जेन्युइन मास्टर्स केवल और केवल राम नाम की ही बात करते हैं और उनकी साइकिक पावर्स बहुत स्ट्रांग होती है। उनकी साइकिक पावर्स लिटरली चमत्कारिक लेवल की होती हैं। तो कैसे ये होता है, इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ सरेंडर कीजिए और नाम सिमरन और कर्म योग के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। कोई गोली, कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर पाएगी, क्योंकि इवन साइंटिफिकली प्रूवन है। जो ये आपको गोलियां दे रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि ये कहाँ लिखा है कि ये 100% इलाज है इसका। आध्यात्मिकता में तो फिर भी इलाज है, लेकिन वहाँ कहाँ इलाज है। बट आध्यात्मिकता में हम ये चाहते हैं कि आप इसको समय दें, इसको टाइम दें, इसको डिवोशन के साथ करें, प्रेम के साथ करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप टाइम नहीं दे सकते, तो फिर आपके लिए ये नहीं है। फिर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। आपको इसमें डेली टाइम देना पड़ेगा, जैसे हम डेली टाइम दे रहे हैं, हम डेली चैनलिंग्स करें, हम डेली ये काम कर रहे हैं और साथ में जो हमारी ड्यूटीज़ है उन्हें करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो इनर वर्क है, ये कर्म योग के रूप में होता है। आप अपने सारे काम करते रहिए, ऑफिस जाना है जाइए, घर के काम करने करिए, फैमिली को देखना है देखिए, लेकिन साथ में आप कॉन्स्टेंटली नाम सिमरन करते रहेंगे तो आपको सारी की सारी ये क्लैरिटी मिलेगी। और क्या पता जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं उनकी इंट्यूशन ही उनको यहाँ लेकर आई है। क्या पता क्यों इंट्यूशन ही तो लाई है ऐसे वीडियोस पे, ऐसे कंटेंट पे। जब इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, जब आप सरेंडर करते जा रहे हो, तो रनर चेजर डायनामिक के बाद जो लॉन्ग सेपरेशन आता है, उसी में ज़्यादातर लोग सरेंडर करते हैं और उसी में ज़्यादातर लोगों को सही उनके जवाब मिलने लग जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। जो लोग थेरेपी और पर्सनल सेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कृपया करके इस चैनल के कंटेंट को यूज़ कीजिए, इससे फ़ायदा लीजिए, जो भी बेस्ट हो सकता है वो कीजिए। और मेरी तो यही विश है कि हर इंसान जो भी इस ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी में है, स्टार सीड असेंशन जर्नी में, वो आगे ही बढ़े। आपके ट्विन फ्लेम एनर्जी के जब पोटेंशियल्स आपके अनलॉक होंगे तो ही आपके स्टार सीड पोटेंशियल्स अनलॉक होंगे। तब आप पूरी तरीके से एक आत्मा के रूप में सोचना शुरू कर देंगे, एक आत्मा की तरह जीना शुरू कर देंगे और फिर आपको समझ में आएगा। वो तो खैर जब होएगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा, वो बोलने की बात ही नहीं है। ठीक है, सो आई विल सी यू सून इन अनदर वन लव एंड पीस आउट एंड जय श्री राम।